लिखो सातवाहन साम्राज्य। सातवाहन साम्राज्य आज हम पढ़ेंगे सातवाहन को। ये तीसरा लेसन है सिलेबस के अनुसार। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा है, वो छोटे छोटे थे इसलिए एक दिन में 2 खत्म। कण्व वंश में कुछ है ही नहीं, 4 शासक हैं, खत्म। 4 शासकों के नाम पूछ लेता है बस, निम्नलिखित में से कौन सा कण्व वंश का राजा नहीं था। 3 कण्व वंश के दे देगा, 1 दूसरे वंश का दे देगा, ढूंढते रहो। सातवाहन साम्राज्य इसमें लिखेंगे। पॉइंट टू पॉइंट नोट्स बनाने हैं, ठीक है। लिखिए मौर्य साम्राज्य के पतन तथा सातवाहन साम्राज्य के उदय से पूर्व अनेक दक्षिणी भारत में स्थानीय शासकों के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं। अगला पॉइंट, सातवाहन शासकों के इतिहास को जानने में पुराण, अभिलेख तथा मुद्राएं विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। ठीक है, यानी कि कौन कौन सी चीजें, पुराण भी सहायता करते हैं, अभिलेख हैं, मुद्राएं भी हैं। अगला पॉइंट लिखिए, पुराणों में मत्स्य पुराण तथा वायु पुराण विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। ठीक है, विदेशी यात्रियों में पिल्नी, टॉलमी तथा पेरिप्लस के विवरण महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, अब एक हेडिंग डालिए, ठीक है, सातवाहनों की उत्पत्ति। और जो पहला पॉइंट लिखिए इसमें, पुराणों में सातवाहन वंश को आंध्रभृत्य तथा आंध्र जातीय कहा गया है। आंध्रभृत्य तथा आंध्र जातीय कहा गया है। दूसरा पॉइंट, ऐत्रेय ब्राह्मण में सातवाहनों को अनार्य कहा गया है।
अगला पॉइंट, महाभारत में इनको मलेच्छ तथा मनुस्मृति में वर्ण संकर कहा गया है। अगला पॉइंट, आरजी भंडारकर ने सातवाहनों को क्षत्रिय तथा हेमचंद्र राय चौधरी ने इन्हें ब्राह्मण कहा है। अब अगला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। मौर्य युग में वैदिक धर्म की गिरी हुई प्रतिष्ठा को कल बताया था इस बारे में, जिस प्रकार शुंग व कण्व वंशों ने प्रतिस्थापित किया, वही कार्य दक्षिण में सातवाहनों ने किया। देखो समझ लो, मैंने कल के लेक्चर में पढ़ाया था, तुम लोगों ने नहीं देखा हो तो देख लेना। उसमें मैंने ये बताया था कि मौर्य काल में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। ठीक है, अशोक का धम्म बहुत फेमस हुआ है। अशोक बौद्ध धर्म को मानता था, उसके उत्तराधिकारियों ने भी बौद्ध धर्म को फॉलो किया। ठीक है, उस समय बौद्ध धर्म का बोलबाला भी रहा है। और वो काल वही काल है जब वैदिक धर्म जो था उसकी महत्ता धीरे धीरे कम हो गई थी। लोग वेदों को कम मानते थे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे जो ये कह सकते हैं कि इन धर्मों को ज्यादा लोग मानते थे। लेकिन कल जो पढ़ाया गया शुंग वंश और कण्व वंश को, उसमें आपने ये देखा कि शुंग वंश को क्या कहा जाता है? वैदिक पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। यानी कि जो महत्व वेदों का मौर्य काल में कम हो गया था, शुंग और कण्व वंश ने उनके महत्व को बढ़ाने का काम किया। अशोक ने क्या किया था? 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था, तो पुष्यमित्र शुंग ने 84,000 स्तूप नष्ट कर दिए। तो वो स्तूप किस धर्म के थे? बौद्ध धर्म के थे। उसने घोषताराम महाविहार को भी नष्ट करने का प्रयास किया, कल पढ़ाया, उसको लिखा भी होगा अपने नोट्स में। उसने कहा जो मुझे एक बौद्ध भिक्षु का सर काट के ला करके देगा उसे हम 1000 दिनारें देंगे इनाम में। उत्तर भारत या पश्चिम भारत में जो काम कण्व वंश और शुंग वंश कर रहे थे, यानी कि वैदिक धर्म को ऊंचा उठाने का काम कर रहे थे, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाने का काम कर रहे थे, दक्षिण भारत में वही काम सातवाहन राजवंश ने किया। यही आपने लिखा है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, अगली हेडिंग डालिए। सातवाहनों का मूल निवास स्थान। सातवाहनों का मूल निवास स्थान, इसमें लिखेंगे पॉइंट, लिखे स्मिथ, भंडारकर,
भंडारकर आदि विद्वानों ने सातवाहनों का मूल निवास स्थान आंध्र का धान्य कटक क्षेत्र बताया है। आंध्र का धान्य कटक क्षेत्र बताया है। धान्य कटक क्षेत्र बताया है। लिखिए, डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी ने मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग को आंध्रों का मूल निवास स्थान बताया है। आंध्रों के सातवाहन लिख लो, सातवाहन, नहीं तो समझ में नहीं आएगा आंध्र कौन थे। अब अगला पॉइंट लिखिए, ये अधिकांश विद्वान महाराष्ट्र को सातवाहनों का मूल निवास स्वीकार करते हैं। क्योंकि सातवाहनों के अधिकांश अभिलेख एवं मुद्राएं महाराष्ट्र से ही प्राप्त हुए हैं। एक हेडिंग है प्रारंभिक इतिहास। लिखिए, इसमें पहला पॉइंट लिखिए, सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक नामक व्यक्ति था। जिसने कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या कर इस राजवंश की नींव डाली थी। सुशर्मा की हत्या कर इस राजवंश की नींव डाली थी। ठीक है। अब अगला पॉइंट है, बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। देखिए, राजा सिमुक सातवाहन का उल्लेख नानाघाट राजा सिमुक सातवाहन का उल्लेख, राजा सिमुक, क्योंकि सिमुक कौन था? पहला राजा था सातवाहन वंश का। राजा सिमुक सातवाहन का उल्लेख नानाघाट अभिलेख में किया गया है। ठीक है। सिमुक की ताम्र मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं। सिमुक की ताम्र मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं। सिमुक ने जैन एवं बौद्ध मंदिरों के निर्माण भी कराए।
निर्माण भी कराए, किंतु अपने शासन के अंतिम दिनों में वह दुराचारी हो गया और उसकी हत्या कर दी गई। दुराचारी हो गया और उसकी हत्या कर दी गई। ठीक है, तो छोटा सा राजा हुआ है, कम समय तक शासन किया, लेकिन एक नए बड़े राजवंश की नींव डाल दी उसने। सातवाहन राजवंश बहुत ही फेमस है उस समय के युग के हिसाब से। कई शासक, छोटे बड़े शासक हुए। और एक चीज, 300 वर्षों तक शासन किया है इस राजवंश ने इतिहास में, तो बहुत बड़ा राजवंश है ये सातवाहन। अगला पॉइंट लिखिए, मत्स्य पुराण में सातवाहन राजाओं की कुल संख्या, मत्स्य पुराण में सातवाहन राजाओं की कुल संख्या 30 बताई गई है। कुल संख्या 30 बताई गई है। जिन्होंने 460 वर्षों तक शासन किया। जबकि वायु पुराण में 17 राजाओं की सूची मिलती है। 17 राजाओं की सूची मिलती है जिन्होंने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। अगला पॉइंट, तो ये समझ में आया? ये क्या, ये दो अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग बात बताई गई है ना। मत्स्य पुराण कह रहा है कि टोटल 30 शासक हुए हैं, और वायु पुराण कह रही है 17 शासक हुए हैं, 300 वर्षों तक शासन किया। तो अलग अलग बात कह रहा है, अलग अलग ग्रंथ। अगला पॉइंट, सिमुक के बाद उसका छोटा भाई, सिमुक के बाद उसका छोटा भाई कृष्ण शासक बना। कृष्ण शासक बना क्योंकि उसका पुत्र शातकर्णी अल्पवयस्क था। ठीक है, सातवाहन वंश का तीसरा शासक श्री सातकर्णी हुआ। इसे सातकर्णी प्रथम भी कहा जाता है। अब हेडिंग पड़ेगी, हेडिंग डालिए, सातकर्णी प्रथम। सातकर्णी प्रथम के बारे में लिखेंगे। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा? पहला राजा शिमुक, दूसरा कान्हा कृष्ण, ठीक है, तीसरा सातकर्णी, श्री सातकर्णी, उसको सातकर्णी प्रथम भी कहा जाता है। अब हेडिंग डाल के हम उसके बारे में लिखते हैं। लिखिए, सातकर्णी प्रथम ने अंगीय कुल के
राजा की पुत्री, अंगी कुल के राजा की पुत्री नागनिका, नागनिका से विवाह किया था, नागनिका से विवाह किया था। ठीक है, इस वैवाहिक संबंध से, इस वैवाहिक संबंध से इस वैवाहिक संबंध से इस राजवंश के, इस राजवंश के राजनीतिक, इस राजवंश के राजनीतिक प्रभाव का विस्तार हुआ, राजनीतिक प्रभाव का विस्तार हुआ, राजनीतिक प्रभाव का विस्तार हुआ। ठीक है, ये एक हेडिंग डालें, नानाघाट अभिलेख, नानाघाट अभिलेख, नाम सुना है इस अभिलेख का? बहुत फेमस है नानाघाट अभिलेख। देखिए, सातकर्णी प्रथम की रानी, पहला पॉइंट है, सातकर्णी प्रथम की रानी नागनिका, प्रथम की रानी नागनिका द्वारा अपने पति की मृत्यु के बाद, अपने पति की मृत्यु के बाद, ठीक है, अपने पुत्र वेदश्री, इसको चाहे तो अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये काले पेन से लिखिएगा ताकि ध्यान रहे कि ये उसका पुत्र था। वेदश्री के शासनकाल में इस लेख को उत्कीर्ण करवाया था, इस शासनकाल में इस लेख को उत्कीर्ण करवाया था। ओके, इस लेख को, ये जो नानाघाट अभिलेख है बहुत फेमस है, यहां से क्वेश्चन बनाए जाएंगे आपकी परीक्षा में। एक पॉइंट और लिखिए, यह अभिलेख महाराष्ट्र के, यह अभिलेख महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिए, यह अभिलेख प्राकृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, प्राकृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ठीक है, अब देखो महत्वपूर्ण चीज, इस अभिलेख के बारे में और भी जो जानकारियां हैं, जहां से प्रश्न बनेंगे वो हम सारी चीजें लिखेंगे। ठीक है, इसमें अगला पॉइंट है, अगला, इसमें नागनिका द्वारा, इसमें नागनिका द्वारा 18 यज्ञों के आयोजन का उल्लेख मिलता है, 18 यज्ञों के आयोजन का उल्लेख मिलता है। अठारह यज्ञ है ना, जिनमें से 2 अश्वमेध यज्ञ तथा एक राजसूय यज्ञ का आयोजन, राजसूय यज्ञ का आयोजन सातकर्णी प्रथम द्वारा किया गया। अगला पॉइंट, इस अभिलेख में सातकर्णी प्रथम को, इस अभिलेख में सातकर्णी प्रथम को वीर कौमा शूर कौमा अप्रतिहत चक्र तथा दक्षिणापथपति
पथ पति कहा गया है, तथा दक्षिणापथ पति कहा गया है। अगला पॉइंट इतना महत्वपूर्ण है, उस पर लिख भी लेना भैया, परीक्षा में है, समझ लो, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए, लिखिए नाना घाट अभिलेख प्राचीन भारतीय इतिहास में, नाना घाट अभिलेख प्राचीन भारतीय इतिहास में भूमि दान का उल्लेख करने वाला, भूमि दान का उल्लेख करने वाला प्रथम अभिलेख है। ठीक है। अगला पॉइंट है, देखिए पश्चिमी मालवा से, पश्चिमी मालवा से सातकर्णी प्रथम, सातकर्णी प्रथम ब्रैकेट में लिख लेना श्री सात नाम की मालव शैली की गोल मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, मालव शैली की गोल मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। दो एक पॉइंट और हैं, फिर हम बाकी कल कराएंगे, ठीक है। अगला पॉइंट, कलिंग राजा, कल नाम लिया था हमने उसका, कलिंग राजा का, कलिंग राजा खारवेल, कलिंग राजा खारवेल सातकर्णी प्रथम का समकालीन था। यह प्रश्न पूछा जा सकता है, कौन सा राजा सातकर्णी प्रथम का समकालीन था, ठीक है। नाम दे देगा 4 राजाओं के। कलिंग राजा सातकर्णी प्रथम का समकालीन था। अगला पॉइंट है, हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार, हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार खारवेल ने अपने शासनकाल के दूसरे वर्ष पश्चिम की ओर अपनी सेनाएं भेजी थी। अगला पॉइंट, प्रथम शताब्दी ईस्वी के आसपास, प्रथम शताब्दी ईस्वी के आसपास पेरिप्लस ग्रंथ का नाम है, किताब का नाम है, ठीक है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी किताब है ये, इसको चाहे तो अंडरलाइन कर लीजिएगा। नामक ग्रंथ में सातकर्णी प्रथम का उल्लेख, सातकर्णी प्रथम का उल्लेख, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा, एल्डर सारागानुस नाम से हुआ है, एल्डर सारागानुस नाम से हुआ है। अगला पॉइंट है, महत्वपूर्ण है, सातकर्णी ने प्रतिष्ठान, सातकर्णी ने प्रतिष्ठान ब्रैकेट में लिख लेना पैठन, प्रतिष्ठान ब्रैकेट में पैठन आ जाओ, को साम्राज्य की राजधानी बनाकर शासन किया, पैठन को साम्राज्य की राजधानी बनाकर शासन किया। पैठन को प्रतिष्ठानपति भी कहा जाता है, पैठन को, अगला पॉइंट लिख लो, पैठन को प्रतिष्ठानपति भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है,
लास्ट पॉइंट है ये, ठीक है, आज के लेक्चर का। नमस्ते। सातकर्णी प्रथम की मृत्यु के बाद सातवाहन राजाओं की शक्ति कमजोर पड़ गई। नागनिका ने, अगला पॉइंट है, नागनिका ने अपने दो अल्पवयस्क पुत्रों वेदश्री तथा शक्तिश्री की संरक्षिका के रूप में शासन किया। वेदश्री तथा शक्तिश्री की संरक्षिका के रूप में शासन किया। तो यहीं तक रखेंगे, एक हेडिंग डाल के छोड़ देते हैं। सातवाहन इतिहास का अंधकार युग। सातवाहन इतिहास का अंधकार युग कल कराएंगे यहां से, अंधकार युग। अच्छा, एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, आपने इतिहास में अभी तक देखा राजनीतिक विवाह तो होते थे, ठीक है, बिंदुसार जैसे बिंबिसार जैसे लोग 500 तक विवाह किए उसने, ज्यादातर उसके विवाह राजनीतिक थे, लेकिन राजनीति में महिलाएं हस्तक्षेप नहीं करती थी। सातवाहन राजवंश इतिहास का एक पहला राजवंश है जहां आप देखेंगे कि महिलाएं भी शासन में हस्तक्षेप कर रही हैं। इसीलिए राजा के साथ में रानी का नाम जरूर लिया जाता है। इस पूरे राजवंश में आप देखिएगा, जैसे सातवाहन में सातकर्णी प्रथम की बात की, उनकी रानी का नाम आ रहा है बार बार, नागनिका का एक अभिलेख भी है, नाना घाट, जो भी हमने पढ़ा। सातकर्णी प्रथम का अभिलेख क्यों नहीं है, नागनिका का ही क्यों है? क्योंकि इस वंश में क्या हुआ, रानियों को महत्व दिया जाता था। अभी आगे आप देखेंगे भी, हम कल पढ़ाएंगे इसके बारे में विस्तृत तरीके से, ठीक है। इसलिए महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से नोट्स बना के अध्ययन करो। परीक्षाएं ज्यादा लंबी, क्लास ज्यादा लंबे चलने वाले हैं नहीं, परीक्षाएं फटाक से आ जाएंगी, ठीक है। मार्च में परीक्षा फॉर्म आ जाएंगे अगले महीने, तो मेहनत कर लो बस, ठीक है। ना आ पाओ तो क्लास, तुम वीडियो की लिंक ग्रुप पे पड़ा हुआ है, व्हाट्सएप पे जुड़े हो, जाकर के क्लिक करके वहां से देख के घर बैठ के भी नोट्स बना सकते हो। और कोशिश करो कि कॉलेज आ जाएं। कॉलेज आने से सामने नोट्स बनाओगे, उसके बाद पढ़ोगे, समझोगे। जब भी कोई चीज भूल गए, नहीं समझ में आया, तुरंत क्लास चलाया और वहां से देख लिया, ठीक है।